हेलो ऑल। आज हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का अगला पार्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, जैसे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ना। क्या है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? अभी तक आपने जो मतलब इक्वेशन देखा रेट इक्वेशन, वो क्या था आपका? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन था, है ना। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में आप दो तरह का देखे थे, एक एवरेज देखे थे मतलब रेट, और एक इंस्टेंटेनियस। तो जनरली डिफरेंशिएट जो है वो आपका इंस्टेंट के लिए होता है, उसके लिए आपको एक स्लोप खींचना होता है, उसके टेंजेंट में जो है जो भी वैल्यू आएगा उसके लिए आपको उसको एक्सटेंड करना पड़ता है पीछे की तरफ, है ना। आपका क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट की और उसको आगे बढ़ाइए, फिर वाई कोऑर्डिनेट की ओर आगे बढ़ाइए, फिर दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कीजिए, तब जाके डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आएगा, करेक्ट। लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड में क्या है, आप लिमिट दे सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, मतलब आप टाइम टी जीरो से लेकर के टाइम टी इन्फिनिटी तक के बीच में कोई भी एक पार्टिकुलर टाइम में अगर जानना चाहते हैं कि इसका रेट क्या है, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी वही है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट, है ना। जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट है वो आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन था, और इसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में डिफ़िकल्टीज होता है, आपको बैक साइड खींचना पड़ता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट में, और फिर डिफरेंस लेकर के उसको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में क्या है, एक और चीज़ है आपका कि ये हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। जितना तरह का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका अलग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उसका अलग होगा, सेकंड ऑर्डर है तो उसका अलग होगा, करेक्ट। तो जैसे जैसे जिसका जिसका रेट इक्वेशन जिस तरह से है वो ये अलग अलग होगा, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे। ये समझ में आ गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है। जो आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन था उसी का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसमें आप क्या करते हैं, जीरो से लेकर के टाइम टी के बीच में किसी भी इंस्टेंट में या फिर पूरा रिएक्शन का पता करना है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो सीधे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, है ना। इसका तो ऑफ रिएक्टेंट्स, जैसे कोई एक रिएक्शन है आर से पी बन रहा है, करेक्ट। तो इसका रेट क्या होगा आपका, माइनस डी टी इक्वल टू के जीरो, है ना। पावर जीरो रहेगा, इसमें जीरो पावर रिएक्शन है, और आपको पता है किसी के ऊपर भी पावर जीरो रहता है तो वो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो वही है माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के इंटू वन, के हो जाएगा। और इसको इधर रखिए, डी आर बराबर के माइनस उधर चला जाएगा, माइनस के डी टी, है ना। अब ये इक्वेशन जब आपके पास आ गया तो अब आप इसको क्या करेंगे, है ना। तो ये डी टी उधर चला गया, उधर चला गया, उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट। तो अब क्या कीजिए, आप दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दीजिए, है ना। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग कर दीजिए, इंटीग्रेशन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन आ गया, माइनस के कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर, टी, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक आ जाता है हमारे पास आई, है ना। इसको इक्वेशन
वन मान लेते हैं, करेक्ट, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर आई क्या है, इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए आई का वैल्यू निकालना होगा, तो एट टी इक्वल टू जीरो, जब टी इक्वल टू जीरो था तो हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये भी इनिशियल, मतलब जरा भी खपत नहीं होगा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये भी जरा सा भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। मतलब टाइम जीरो मतलब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा आर का क्या रहेगा, जो है वही रहेगा 100%, है ना। तो ये वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन वन में, है ना। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन वन, है ना। इक्वेशन वन में ये वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आर के बदले में आर जीरो इक्वल टू माइनस के, टी क्या है हमारा जीरो है, प्लस वन आई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, है ना। तो देखिए क्या निकल रहा है, इसके साथ जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आई हो गया। तो आई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो गया आपका इनिशियल रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो अब जो है ये वैल्यू को जो है आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन वन, तो जहाँ पर आर जीरो आ रहा है ना, उसको आप जहाँ पर आई है उसके बदले में आर जीरो वैल्यू कर दीजिए, है ना। क्योंकि हमारे पास तो आई को रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारा इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि हमारे पास टर्म क्या क्या है, आर है और आर जीरो मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, और आर क्या है आपका एट टाइम टी में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, करेक्ट। तो अब जो है इसका वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा क्या हो जाता है, ये इक्वेशन वन क्या था आपका आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई के बदले में, ये आई के बदले में हम क्या करेंगे आर जीरो बैठा दिए, करेक्ट। अब ये बिल्कुल आपको एक मैथमेटिकल टर्म जैसा लगता है ना। तो प्लॉट कैसा होता है आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो इस डेटा से आप क्या कर सकते हैं, इसका एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, करेक्ट। देखते हैं कैसे ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, ये टाइम कोऑर्डिनेट है, ये रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट है, करेक्ट। और यहाँ देखते हैं हमारा आर रिएक्टेंट है, टाइम है, और एम जो है आपका ये जो मतलब आपका जो इंटरसेप आएगा, है ना, स्लोप आएगा वो माइनस, यहाँ प्लस, अगर यहाँ पर अगर ये अगर ये प्लस रहता तो क्या करता, ये इस तरह से जाता, लेकिन जो कि यहाँ पर माइनस के है, तो माइनस के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये उल्टा आएगा, तो ये इस तरह से आएगा, है ना। और जो इंटरसेप्ट, इस जगह को हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं, तो ये इंटरसेप्ट जहाँ कट रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा आर इनिशियल, है ना। मतलब यहाँ से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शुरू हो रहा है, जैसे जैसे टाइम पार हो रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते जा रहा है ना। और ये स्लोप के इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस स्लोप, ये बन गया आपका, है ना, ग्राफ, करेक्ट। अब जो है इस इक्वेशन को आप और किस तरह से लिख सकते हैं, जो फाइनली हमें जब ये तो ग्राफ प्लॉट हो गया, ग्राफ से भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि ग्राफ से नहीं करना है आपको, ऐसे करना है, अगर पूछ दे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट टाइम टी में ये हुआ है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन बताए, है ना, रेट कांस्टेंट ये है, तो आप कैसे करेंगे। अब इसको जो है रीअरेंज कर लीजिए, इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका के इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई टी, है ना। ये इक्वेशन से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर दिया हुआ है, और टाइम पूछेगा कि 10 सेकंड के बाद रिएक्टेंट कितना बचेगा, तो ये आपको निकालना होगा। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस
एट टाइम टी में जो कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय टाइम टी, जो टाइम लग रहा है उसको उस रिएक्शन को पूरा करने में। इसको जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आप ज़्यादा अच्छा से और समझ पाएंगे, है ना। तो अब तो ये हो गया कि ये थ्योरी आपने कर लिया, डेरिवेशन भी कर लिया। अब बात है कि किस तरह टाइप के रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रख सकते हैं और उसको समझेंगे कि क्यों क्यों उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रखें, है ना। जैसे कुछ एंजाइम, जैसे सम एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। सो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन में क्या होता है, आप देखिए यहाँ जीरो ऑर्डर इसीलिए होगा क्योंकि अब वहाँ पे एंजाइम दिया हुआ है जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, करेक्ट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपका क्या होगा, अब बहुत ज़्यादा लिया हुआ है। एंजाइम जिस तरह से दिए हैं, जो आपका जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, करेक्ट, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, करेक्ट। मतलब कि जीरो ऑर्डर इसीलिए क्योंकि उतना ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन में, क्योंकि एंजाइम जाएगा उस पर अटैक करेगा और फिर वो उसके रिएक्टेंट में मॉडिफिकेशन करके उसको प्रोडक्ट की ओर लेके जाएगा। जब आप ओवरऑल आफ्टर 10 मिनट्स कंसंट्रेशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल वैसा का वैसा ही अभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पड़ा हुआ है, करेक्ट। तो मतलब जो है, जो चेंजेस हो रहा है वो उस पर डिपेंड नहीं हो रहा है, आप उसमें एंजाइम कितना ज़्यादा डाले हैं वो उस पर डिपेंड हो जाएगा, करेक्ट। ये हो गया। दूसरा टाइप का क्या हो गया आपका, रिएक्शंस which occurs on metal surfaces। इस तरह का बहुत सारा रिएक्शन आप देखे होंगे, लेकिन सब रिएक्शंस इसमें नहीं आएगा। जैसे रिएक्शंस which occur on metal surfaces, हर रिएक्शन इसमें नहीं आएगा, है ना। जैसे कि एक रिएक्शन आपका, जैसे ये 2NH3 है ना, गैसेस फॉर्म में है, हाई टेम्परेचर, और इसमें आपने क्या किया, प्लेटिनम कैटलिस्ट डाला इसमें, है ना। तो ये क्या बनाया, N2 3H2 ये बनाया, करेक्ट। तो ये आप जो प्लेटिनम कैटलिस्ट डालें और ये और हाई प्रेशर भी रहता है इसमें, तो जो अमोनिया इसमें भरा हुआ है हाई प्रेशर में, आपने ये कैटलिस्ट डाला तो आप देखेंगे कि टाइम के साथ उसका प्रेशर जो है, जो डिक्रीज़ हो रहा है वो इतना नेग्लिजिबल रहेगा कि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन में जो है उतना ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा, करेक्ट। उतना ज़्यादा आपको पता नहीं चल पाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक सिलेंडर गैस से भरा हुआ है, करेक्ट। आप एक दिन 2 दिन उसका यूज़ किए हैं गैस जलाने के लिए, तो क्या वो डिफरेंस को पता कर पाएंगे कि कितना अमाउंट आपने उसमें बर्न किया? हाँ, अगर आप उसको माइक्रो लेवल में कैलकुलेट करेंगे तो पता कर सकते हैं ना, लेकिन मैक्रो लेवल में, जो कि अचानक से देख के आप अगर कहेंगे कि क्या चेंजेस हुआ, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है ना। तो उसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रख सकते हैं, करेक्ट। तो इसका रेट क्या हो जाएगा आपका, KNH3 यहाँ जीरो हो जाएगा, है ना। तो इक्वल टू K, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या रेट क्या हो जाएगा आपका, रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा आपका इसका रेट कांस्टेंट के इक्वल में, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, करेक्ट। तो जो भी इसका रेट कांस्टेंट रहेगा उसी स्पीड से जो है इसका रेट होगा, इसके कंसंट्रेशन में ये डिपेंड नहीं होगा। फिर जैसे हो गया आपका 2HI, है ना। हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए, तो ये H2 प्लस I2 बन रहा है। इसमें भी वही है ना। कितना HI रहेगा आपको, वो उतना ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं होगा, करेक्ट। ठीक है, ये सब जस्ट कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करें इसको। ऐसे मत ये कीजिएगा कि जा कर के जो है हम कोई और इसमें मैकेनिज्म हो रहा है जिसके कारण ये जा रहा है प्लेटिनम के प्रेजेंस में, ये टूट रहा है, N2 प्लस H2 बन रहा है, करेक्ट। तो इसके मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा कि ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे जाएगा, है ना। बेस्ड ऑन, फिर वही बात है कि वो एक्सपेरिमेंटली आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है या फिर सेकंड ऑर्डर है, करेक्ट। तो वो आप जब देखेंगे कि कंसंट्रेशन किस स्पीड से चेंज हो रहा है, अगर आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, है ना,
ऑब्जर्वेबल अगर है, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो तो हमारे स्ट्रेंथ पे आ रहा है, लेकिन अगर वो ऑब्जर्वेबल है टाइम डिफरेंट ये से, तो आप उसको कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रख सकते हैं। अगर वो ऑब्जर्वेबल नहीं है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप उसको जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रख सकते हैं। करेक्ट। अब बहुत छोटा सा एक एग्जांपल है, मान लेते हैं कि कोई कुआं से हो या तालाब से हो या रिवर से आपने एक बकेट पानी निकाल लिया। करेक्ट। जब एक बकेट आप पानी निकाल दिए, तो उस रिवर में या उस पॉन्ड में या उस वेल में कोई चेंजेस हुआ? नहीं चेंजेस होगा, है ना। लेकिन अगर माइक्रो लेवल पे अगर देखेंगे तो हाँ चेंजेस हुआ। करेक्ट। लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे तो मतलब ओवरऑल देखेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो चेंजेस नहीं है तो जो पानी निकालने का प्रोसेस है, तो जो वो पानी आप उसमें से निकालें, तो दैट इज़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट। आई थिंक जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको समझ में आ गया है। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ओर जाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर इसमें भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप हमको पूछ सकते हैं, है ना। फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या है, बिल्कुल वैसा ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह ही कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। तो फर्स्ट पावर मतलब 1 रहेगा पावर में, वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। करेक्ट। तो जैसे बिल्कुल उसी तरह एग्जांपल लेंगे और आगे बढ़ेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाएंगे। तो रेट हमारा क्या होगा, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। आर के ऊपर 1 रहेगा, 1 रहेगा तो आर ही रहेगा, है ना, कोई चेंजेस उसमें होगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी आर, ये आर को इधर लेके आ जाइए, आर इक्वल टू माइनस के डी टी। अब क्या है, बिल्कुल वैसे ही चलते रहेगा, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, जैसे उसमें किया था हमने, इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेशन। करेक्ट। अब क्या आ जाएगा, ये नीचे है, ये तो सिर्फ आर निकल जाएगा, ये नीचे है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एल एन आर। अब इसको डिटेल में अगर देखना है कि कैसे इंटीग्रेशन से एल एन आर आ रहा है ना, और फिर उसके बाद लॉग आ रहा है, तो ये सब आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स जो आपका 11th क्लास है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको ये पता चल जाएगा, है ना। इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई आएगा ही, वही इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है ना, लिख सकते हैं, वेर आई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। करेक्ट। तो ये आपका इक्वेशन, इसको 3 मान के चलते हैं क्योंकि एक दो इक्वेशन उधर बन चुका है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा कोरिलेट करने में। करेक्ट। तो इक्वेशन 3 हो गया। अब हमको आई का वैल्यू निकालना होगा, तो एट टी इक्वल टू 0 रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या रहेगा हमारा, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, है ना, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, है ना, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा हमारा, एल एन आर इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई, है ना। तो क्या बन जाएगा ये, एल एन आर इक्वल टू आई। ठीक है। अब इस वैल्यू को जो है हम फिर से इक्वेशन 3 में पुट करके, क्योंकि हमको आई का ही वैल्यू निकालना था, तो आई का वैल्यू निकाल ली, वो कांस्टेंट रहेगा, है ना, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, तो वो ऐसा का वैसा ही रहेगा, है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना है। अब जब उसमें कोई चेंजेस नहीं होना है तो वो इनिशियल, जैसे पिछले में भी देखे हैं आप, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे ही डिपेंडेंट रहा, है ना। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 3, क्या बन जाएगा हमारा, एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। तो इसको हम लोग इक्वेशन
3.1 मान लेते हैं, करेक्ट। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, है ना, रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन कैसे होगा, ये आ जाएगा इधर ln r0, है ना, ये होता है ln r है और ये इधर आएगा, तो इधर आएगा तो माइनस ln r होता है, तो माइनस जो होता है वो नीचे जाता है ln में, है ना, तो माइनस हो गया इक्वल टू माइनस के टी, और k का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1/t, है ना, 1/t ln, माइनस को हटाने के लिए, है ना, ये इधर है, ये माइनस उधर चला जाएगा, है ना, तो माइनस को हटाने के लिए इसको रीशफल कर देंगे तो माइनस हट जाता है ना, तो ये इक्वेशन आपका 4 हो गया, करेक्ट। तो इसमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, टाइम टी में दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है ना, और एट टाइम टी में कंसंट्रेशन क्या है। तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू अगर, मतलब एक वैल्यू अगर अननोन है और बाकी वैल्यू पता है तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं, है ना। तो जब आपको ये मिला तो अब जनरली होता है कि टाइम डिफरेंस, है ना, कि टाइम t इक्वल टू 5 से लेकर टाइम t इक्वल टू 10 के बीच में क्या रिएक्शन रेट रहेगा, है ना। तो उसको आप कैसे करेंगे, तो आप सिंपल इसको लिखिए एट टाइम t1, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है आपका, ये इक्वेशन 3 है ना। तो t1 में क्या होगा, इक्वेशन सारा चीज़ यही रहेगा आपका, ये T1 हो जाएगा, और ये कंसंट्रेशन जो है T1 पे, ये कंसंट्रेशन भी R1 रहेगा, है ना, T2 पे वो कंसंट्रेशन भी R2 रहेगा। तो उसी इक्वेशन को लिख दीजिए ln R1 इक्वल टू माइनस के T1 प्लस ln, ये इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा, ये इक्वेशन 5। देन एट टाइम T2 फ्रॉम इक्वेशन 3 सेम ln R2 इक्वल टू माइनस के T2 प्लस ln R। अब आप क्या करेंगे, दोनों को घटा माइनस कर दीजिए तो आपके लिए इजी रहेगा, है ना। आपको पता है R1 R2 क्या है, R1 क्या है जब T1 पे कंसंट्रेशन है, R2 क्या है जब T2 पे कंसंट्रेशन। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वेयर R1 एंड R2 क्या है, आर द कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम T1 एंड T2। T1 और T2 में T1 पे R1 और T2 पे R2 कंसंट्रेशन है, इसलिए रिस्पेक्टिवली, करेक्ट। अब क्या कीजिए, आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन को। तो इसमें R1 ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, R2 कम कंसंट्रेशन, क्योंकि R2 जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 से 6 को घटाएंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5, क्या बन जाएगा, ln R1 माइनस ln R2 इक्वल टू माइनस के T1 माइनस के T2। इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये माइनस में है ना, माइनस में है तो हम इसमें से सिंपल कर सकते हैं ln R1 बटा R2, ठीक है, माइनस है तो ये नीचे चला जाएगा, तो कर दीजिए R2 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 जो है प्लस में रहेगा, T1 माइनस में, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब नहीं समझ में आ रहा है इसको, इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको इस तरह से यहाँ नहीं बनाते, यहीं पे बना देते हैं। माइनस के T1 है तो लिखिए माइनस के T1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस के T2, तो K और K कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, ln R1 बटे R2 इक्वल टू, अब K को कॉमन लिए और यहाँ पर क्या है, T2 प्लस में है तो T2 को आगे किए, और माइनस में T1 है तो माइनस T1। यही कह रहा था मैं कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब रेट कांस्टेंट के टर्म में आपको लेकर आना है, तो रेट कांस्टेंट K इक्वल टू, ये पूरा इधर में 1 बटे आ जाएगा, है ना, 1 बटे T2 माइनस T1 और ln
यहाँ पर R1 बटे R2। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ इसके आगे माइनस नहीं है, माइनस रहता तो ये R2 बटे R1 हो जाता, करेक्ट, तो नहीं है इसलिए चेंज नहीं हुआ। ये इक्वेशन आपका 7, ये इक्वेशन 6 था आपका, ये इक्वेशन आपका 7 है, ठीक है। अब वापस आते हैं इक्वेशन 3.1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, हमें ग्राफ भी खींचना है ना, तो इक्वेशन 3.1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग जो है इक्वेशन 3.1 को जो है कैन बी रिटर्न, है ना, कैसे, तो ln r बटे R0 इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। अब इसको इस तरह लिखने का कारण क्या है, हमें एंटी लॉग लेना है दोनों साइड में, है ना, तो अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो ये सब आपको मैथमेटिक्स में मिल जाएगा, है ना, एंटी लॉग ऑफ बोथ द साइड, हमें हर दोनों तरफ लेना पड़ेगा, तो ये R इक्वल टू R0 e⁻ माइनस KT, है ना, ये इक्वेशन 8 है। ये आपका मैथमेटिकल टर्म है कि कैसे यहाँ से यहाँ आया, आप उसको आराम से निकाल सकते हैं, है ना। और इक्वेशन 3.1 आपका क्या है, इक्वेशन 3.1 को दोबारा लिख लीजिए यहाँ पर, इस पेज में, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, उसका ग्राफ खींचेंगे, है ना। तो हर स्टेप में, कोई भी स्टेप में अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमको पूछ सकते हैं, करेक्ट। तो इक्वेशन 3.1 को दोबारा लिखते हैं, ln r माइनस KT प्लस ln R0। किस तरह दिख रहा है आपका, वही फिर प्लॉट जो हम लोग बार बार देखते हैं, है ना, प्लॉट y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो प्लॉट बनाते हैं इसका, है ना, कैसे होगा, ठीक है। ये टाइम कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये ln r, और स्लोप यहाँ पर भी माइनस k है, माइनस है तो ये इधर से ही आएगा, है ना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका ln R0 जो कि इंटरसेप्ट कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये घटते जाएगा, तो स्लोप आपका क्या है, k इक्वल टू माइनस स्लोप है, प्लस रहता तो इधर से जाता, है ना, इस तरह से जाता, प्लस रहता तो माइनस है इसलिए ऊपर से नीचे आया, करेक्ट, ठीक है। अब क्या है इक्वेशन 4, हमारा इक्वेशन 4 क्या था, ये है इक्वेशन 4, है ना। तो इक्वेशन 4 को जो है हम लोगों को ln को सॉल्व करना पड़ेगा लॉग में, है ना, लॉग में सॉल्व करेंगे तो ही हमारा जो है ये इजीली हम बना पाएंगे, और फिर उसके बाद उसका ग्राफ भी हम लोग प्लॉट करेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। और भी या तो ग्राफ के तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस पे भी बैठा के कर सकते हैं, लेकिन इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हम लेते हैं ना, इक्वेशन 4 कैन बी written as k equal to 2.303 divided by t log, यही है ना। जब ln को हम कन्वर्ट करेंगे, ln को कन्वर्ट करेंगे लॉग में लेके आएंगे, लॉग में लेके आएंगे तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से, है ना। आप ज़्यादा डिटेल मैथमेटिक्स में ले सकते हैं, है ना। तो ये इक्वेशन आपका 9 हो गया, करेक्ट। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग, और प्लॉट करना पड़ेगा ना, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेके आना पड़ेगा, तो r इक्वल टू k t डिवाइडेड बाई 2.303। तो इसको दो चीज़ मान लीजिए, k मतलब mx, है ना, यहाँ पर आपका c नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये y कोऑर्डिनेट में जाएगा, y इक्वल टू mx, ये वैसे ही आ रहा है ना, प्लॉट किस तरह दिख रहा है आपको, y इक्वल टू mx। तो यहाँ m क्या है आपका, k, ठीक है, m क्या है आपका, ये m,
आपका के है, और एक्स क्या है, वैल्यू एक्स का वैल्यू ये t/2.303 है ना। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर आपका जो है प्लॉट, या फिर ये भी आपका कांस्टेंट है, तो आप इसको इस तरह से कीजिए, रुकिए इसको इस तरह से कीजिए। तो y इक्वल टू एम एक्स लाना है तो इसको ऐसे कीजिए, log r0/r इक्वल टू ये y हो गया, m के जगह में आप लिखिए k/, क्योंकि कांस्टेंट है ना तो 3.30 इंटू टी कर दीजिए। टाइम वेरिएबल है ना, 2.303 वेरिएबल नहीं है, तो m हो गया आपका ये, और x हो गया आपका ये t, और ये हो गया आपका y। तो अब ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, है ना, प्लॉट करके देखते हैं किस तरह आएगा। तो इधर ये टाइम वेरिएबल करेक्ट, और यहाँ पर आपका लॉग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्लोप जो है एम एक्स, एम यहाँ पर भी पॉजिटिव है, और यहाँ पर के जो है, जो यहाँ पर आ रहा है ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो किधर से जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पर स्लोप क्या हो गया आपका k/2.303, करेक्ट। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वैल्यू बढ़ेगा आपका, अब इस बार है ना, लॉग आर मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट टाइम टी। लेकिन जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे आप इसी वैल्यू पे बैठा के सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये आपको काम आएगा कि रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, एट टाइम टी में इनिशियल कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है, तो टाइम टी में जो है मतलब 10 मिनट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ऐसा है। या फिर रेट कांस्टेंट ये दिया हुआ है, 10 मिनट टाइम के बाद जो है आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ये बचा, तो आप बताइए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। या फिर टाइम 10 मिनट में जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ये था, आफ्टर 10 मिनट्स कंसंट्रेशन आपका ये बचा, आप बताइए इसका रेट कांस्टेंट क्या है, तो ये आप बता सकते हैं। और मेंशन क्या हो रहेगा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। वही इसलिए मैंने कहा था कि हर मेटल सरफेस का रिएक्शन जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो एग्जांपल है ये भी मेटल सरफेस पे ही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, वेल नोन रिएक्शन है आपका, है ना। इथिलीन है, H2 गैस आपने इसने डाला, प्लैटिनम लिया और हाई प्रेशर आप इसमें डाला, तो क्या बना, ये इथेन बन गया। अब आप कहेंगे कि वहाँ पर भी, तो मैं उस एग्जांपल पे ही जाता हूँ तब ज़्यादा अच्छा सा आपका। हाँ, तो आपने भी कहा कि प्लैटिनम कैटालाइज इस गैस मॉलिक्यूल पे लिया, तो आपने जीरो ऑर्डर कहा अभी, है ना। गोल्ड के सरफेस पे HI को लिया तो जीरो ऑर्डर कहा आपने। लेकिन इस केस में जो है हम कह रहे हैं कि इथिलीन को लिए हैं और प्लैटिनम, हाइड्रोजन ये सब लिख करके जो है डाल रहे हैं, तो रेट हमारा क्या हो जा रहा है, C2H4 फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा कैसे, है ना। मेरे कहने से, आपके कहने से मैं क्या कहा कि ऑब्जर्वेबल हुआ तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, या फिर नहीं ऑब्जर्वेबल है उसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो जीरो ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ आपका ये गैस को आप प्लैटिनम पे एड्जॉर्ब कराते हैं, है ना। अब उस गैस का प्रेशर उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है रिएक्शन के साथ, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास कंट्रोल्ड इथिलीन है ना। इथिलीन आपके पास कंट्रोल्ड है, लेकिन यहाँ पर आपके पास अनकंट्रोल्ड क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म जब आप देखेंगे तो मैकेनिज्म ही सब बताता है ना। ये मान लेते हैं प्लैटिनम का सरफेस है, करेक्ट। अपने इसमें क्या क्या, हाई प्रेशर से जो है हाइड्रोजन को इसमें एड्सॉर्ब करा दिया, है ना। अब आप जब हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करा दिए तो आपको पता नहीं कितना हाइड्रोजन है ना, मतलब अब हाई प्रेशर पे है। अगर उसमें से 2-4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अगर मान लेते हैं कि 300 बार प्रेशर है हाइड्रोजन का, करेक्ट। उसमें से अगर मान लेते हैं कि 1 मोल इथिलीन को पास कराएं, आप देखिएगा कि अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखिएगा तो प्रेशर जो है हाइड्रोजन का 300 बार ही रहेगा। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये जीरो ही है। यहाँ पर हम रेट में हाइड्रोजन को लिए कहाँ है, नहीं लिए ना। लेकिन इथिलीन हम क्या कराएंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 मोल इथिलीन को पास कराएं यहाँ से, है ना। तो ये जैसे ही इधर से पास हुआ तो इधर C2H6 बन के निकला, इधर से क्या था, C2H4 बन के निकल रहा था। मतलब इसको ओपन कर दीजिए, ये था, जा रहा है ऐसे,
ये एक एक हाइड्रोजन टूट के कार्बन पे लगते गया और इधर निकला आपका क्या, ये निकल गया। अब 1 मोल सिर्फ पास हुआ, यहाँ 300 बार प्रेशर है ना। 300 बार प्रेशर के लिए ऑलमोस्ट हमको लगता है 100 या 200 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगा इस प्लेटिनम सरफेस पे। तो अब जब 1 मोल उसमें से निकल गया 300-400 में से, तो आपका यहाँ हाइड्रोजन में कोई चेंजेस हुआ, आपको पता चला नहीं। वही बात हुआ कि समंदर से एक बाल्टी पानी निकालना, तो उसमें आपको क्या पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो वो जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर रिस्पेक्ट हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है, लेकिन हमारा मेन रिएक्शन यहाँ क्या है वो देखना है। यहाँ पर हमें इथिलीन को कन्वर्ट करना है इथेन में, करेक्ट। तो इथिलीन कन्वर्ट हो रहा है इथेन में, लेकिन हाइड्रोजन उतना ज़्यादा जो है इस सरफेस से मेरा हट नहीं रहा है, इसीलिए मेरा ये इथिलीन के रिस्पेक्ट पे क्या है, हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, करेक्ट। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर डायरेक्ट अमोनिया ही इसमें अटैच्ड है और अमोनिया बन करके ये निकल रहा है ना, यहाँ और कोई तो नहीं है। तो अगर यहाँ पर भी हाइड्रोजन रहता तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता, सिर्फ हाइड्रोजन होता तो यहाँ पर भी सिर्फ हाइड्रोजन होता तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता। लेकिन हाँ, अगर ये हेल्प कर रहा है किसी और को, अपने गोल के सरफेस पे ये अटैच होकर किसी और को हेल्प कर रहा है रिएक्शन कराने में, तो जिसको हेल्प करा रहा है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम देखेंगे, करेक्ट। ये तो जीरो ही रहेगा, ठीक है, मेटल सरफेस पे जो है, जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ मेटल पे लग रहा है, ना कि इथिलीन लग रहा है, करेक्ट। तो जब इथिलीन को हम यहाँ से पास करा रहे हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन लग के ये इथेन बन रहा है, करेक्ट। तो मैकेनिज्म पे पूरा डिपेंड रहता है कि वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा, करेक्ट। एक ये हो गया। दूसरा, जितना तरह का भी रेडिएशन आप देख रहे हैं ना, रेडिएशन रिएक्शन, ऑल रेडियो एक्टिव, ऑल रेडियो एक्टिव डीके, है ना, ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जितना भी देख रहे हैं सब क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जाएगा। जैसे रेडियम है ना, H226 से क्या बनेगा, एक हीलियम निकल जाएगा और फिर रेनॉन, ठीक है। तो रेट क्या हो जाएगा इसका, इस पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर पर डिपेंड करेगा, है ना, क्योंकि ये खुद चेंज हो रहा है और हमें पता है। ऑब्जर्व, इतना ये जितना जाएगा उतना ही, अगर मान लेते हैं 1 मोल नहीं है तो 1 मोल चेंज होकर के ये आया, करेक्ट, ठीक है। और भी है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, है ना, N2O, ये सब नॉर्मल डिकम्पोजिशन अगर हम बिना मेटल के ये से लिए हैं तो आप देखेंगे, मतलब हीट, सिर्फ हीट लेकर के अगर हम इसको डिकम्पोज कराएं तो सारे जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर में आएगा। इवन HI अभी आपने गोल्ड के सरफेस पे करा के देखा, इसीलिए वो जीरो ऑर्डर पे गया। अगर सिर्फ HI को यदि आप डिकम्पोज कराते हैं तो वो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, है ना। और कोई डाउट रहेगा तो आप हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप क्या कहते हैं, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ठीक है। थैंक यू।